हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैराइन हैबिटेट के बारे में स्टडी करेंगे। समुद्री आवास। जो जीव समुद्र में रहते हैं हम उन्हें समुद्री या मैराइन कहते हैं। हमें पता है कि समुद्र जो है सबसे ज़्यादा 70% के आसपास जो है वो अर्थ का सरफेस घेरे हुए रहते हैं। इसीलिए ऐसा मानते हैं कि समुद्री जो आवास है वो तीनों प्रकार के हमारे टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर आवास में सबसे बड़ा आवास होता है। ये जो इकोसिस्टम और हैबिटेट है समुद्र की, वो सॉल्ट वाटर रहता है यहाँ पर। और सॉल्ट वाटर रहता है सी शोर, मतलब समुद्र के किनारे बैंक्स विच आर द होम्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स बट द ओपन मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम लैंड सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। समुद्र जो है वो लैंड से बहुत दूर हैं, बहुत दूरी रहती है लैंड से, जो समुद्र के बीच के पानी होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का जो हैबिटेट है वहाँ पर रहने वाले या ग्रो करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को की लाइफ कम्युनिटीज़ को बहुत डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रहने के लिए उनको एनवायरनमेंट बनाते हैं, अच्छा एक हैबिटेट बनाते हैं जिससे कि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। और ये अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन हैबिटेट देखेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से समुद्र जो है वो लैंड से इतनी दूर रहकर डीप होते हुए, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हुए भी वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और डाइवर्सिटी के साथ और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमको मिलते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स हम जिसे कह सकते हैं जो कि मैराइन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो हैबिटेट है वो वॉल्यूम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। करीबन ये 36.2 करोड़ वर्ग मील में फैला हुआ रहता है। और एनिमल्स भी इसलिए हमें डाइवर्सिटी वहाँ पर उनमें बहुत तरह की मिलती है। शोर के अलग होते हैं, डीप सी अलग होते हैं, और उनकी सैलिनिटी भी अलग अलग होती है, तो अलग अलग टाइप के हमको मिलते हैं। दूसरा है कंटिन्यूटी, निरंतरता। यह भी एक इसका विशेष लक्षण हम मान सकते हैं। वर्ल्ड के सभी ओशन, हमें पता है कि पृथ्वी पर एक ओशन नहीं है, बहुत तरह के ओशन हैं जो कि आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो कंटिन्यूटी भी एक इनका विशेष लक्षण है यहाँ के हैबिटेट की। तीसरा है डेप्थ। डेप्थ जितनी कि कभी हमको फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है, यहाँ पर एवरेज डेप्थ जो है 4000 मीटर तक की हमको समुद्रों की मिल सकती है, इससे कम ज़्यादा भी होती है। नेक्स्ट है सैलिनिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक लवणता। ये हमको पता है सारे समुद्र जो हैं वो हमें समुद्री कैसे होते हैं? खारी पानी वाले होते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन है नमक के अलावा, नमक हमें पता है नमक की वजह से उसमें खारापन होता है, और ये जो खारापन है इसमें कंसंट्रेशन जो है नमक का कम ज़्यादा हो सकता है। नमक के अलावा इसमें 49 प्रकार के अलग तत्व भी, दूसरे तत्व भी मिलते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि समुद्रों का जो pH होता है वो 8 के आसपास होता है या इससे अधिक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो अधिक होता है, और इसीलिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उनकी हैबिटेट्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोसिस, परासरण। समुद्री जल में लवण, हमने देखा भी कि कंसंट्रेशन जो है वो लवणता अधिक होती है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे उसके साथ रहते हैं? वो उनके बॉडी में तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो एक्स ऑस्मोसिस करते हैं, मीन्स उनके बॉडी में से एनिमल्स जो रहते हैं वहाँ पर वो अपने बॉडी में से पानी को बाहर निकालते रहते हैं। अब जो पानी की उनकी बॉडी में कमी होती है उसको फिर क्या करते हैं? फिर पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद लेकिन क्या होगा? वो पानी समुद्र का कैसा है? खारा है, तो उनके बॉडी में कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा सॉल्ट्स का, तो उसको फिर वो अपने अलग अलग तरीके से बॉडी के बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर करेंट्स। मैराइन हैबिटेट्स में हमको वाटर करेंट्स या जल धाराएं देखने को मिलती हैं। ये जल धाराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, विषुवत रेखीय और तटीय धाराएं। विषुवत रेखीय धाराएं जो होती हैं वो
ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, और जो तटीय धाराएं होती हैं वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ बहती हैं। और इनके चलने का क्यों ये क्रिएट होती है या क्यों चलती हैं, इसके मुख्य कारण जो है वो क्या हैं? धाराएं बनती हैं हवा, टेम्परेचर और गुरुत्वाकर्षण। इन 3 रीजंस की वजह से समुद्र में धाराएं या करंट्स बनते हैं। और इससे और 2 फायदे क्या होते हैं? एक तो पहला ये कि जितने भी समुद्र में पोषक तत्व नीचे सतह पर होते हैं वो ऊपर आते जाते हैं और उनका ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे कि वो एनिमल्स में अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा, इसी तरह ऑक्सीजन भी सभी स्थानों पर पहुंचती है। तो जो ऑक्सीजन, अगर हम सोचें कि अगर एक ही जगह रहता तो इतने डीप होते हैं, तो सर्कुलेशन की वजह से, करेंट्स की वजह से वो ऑक्सीजन सभी स्थानों पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट है टाइड्स या ज्वार। ये भी समुद्रों का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नियमित रूप से जल के स्तर को बढ़ने और घटने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं ज्वार। और ये जो ज्वार हैं सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के स्वरूप या उसके कारण से समुद्रों में टाइड्स या ज्वार आते हैं। ये जो ज्वार हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: फ्लड टाइड्स, एब टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। फ्लड टाइड्स में क्या होता है कि जो ज्वार है वो चढ़ता है, कहाँ तक चढ़ जाता है? वो ऊपर की तरफ तट को पूरा घेर लेता है, ठीक है। और फिर एब टाइड्स में क्या होता है? वो नीचे उतरता है, नीचे उतर जाता है। और स्प्रिंग टाइड्स जो हैं ये पूर्णिमा व अमावस्या की रात को ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हैं वो हैं नीप टाइड्स। ये मंथ में 2 बार आते हैं और ह्यूमस जो है, इसकी वजह से ह्यूमस जो है वो बढ़ता है इमीडिएट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है हमारा कौन सा? टेम्परेचर, तापक्रम। ये किसके लिए? हैबिटेट के लिए तापक्रम हमें पता है हमेशा ही बहुत सारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो समुद्र में टेम्परेचर वेरिएशंस भी बहुत मिलते हैं। ध्रुवीय जो समुद्र है उसमें करीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम तक हमें तापमान मिल सकता है, जबकि भूमध्य सागर में ये टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 9th पॉइंट जो है वो क्या है? प्रेशर या दाब। अब चूँकि गहराई बहुत अधिक होती है इसलिए क्या है, उनका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है बीच में शोर्स के अलावा, तो वहाँ पर उनका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। सतह पर प्रति वर्ग जो है इंच 15 पाउंड तक होता है उसका प्रेशर, और इसका जैसे जैसे आगे जाते हैं वो कई गुना आगे बढ़ता चला जाता है। और इसका सीधा इफ़ेक्ट एनिमल्स पर होता है। डीप सी, इसलिए हमको पता है कि डीप सी एनिमल्स जो बहुत गहरे समुद्र में मिलते हैं उनका बॉडी शेप अलग होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जबकि जो सतही या शोर वाले होते हैं उनके एडेप्टेशंस अलग तरह के होते हैं। लास्ट पॉइंट है लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या करता है? इट इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। सबसे ज़्यादा जो लाइट का इफेक्ट समुद्र वाले जीव जंतुओं पर होता है वो क्या होता है? उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्योंकि समुद्र चूँकि गहरे होते हैं इसीलिए लाइट जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट अलग अलग जोन में बन जाते हैं। इसके पहला जो जोन बन जाता है वो क्या है? जल सतह से 80 मीटर तक पूरा प्रकाश क्योंकि जा पाता है, इसीलिए हम इसको यूफोटिक जोन कहते हैं। और इसीलिए इस जोन में सबसे ज़्यादा उत्पादक हमको मिलते हैं और यहाँ पर उत्पादकता सबसे अधिक होती है। दूसरा जो जोन होता है जो कि 80 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की गहराई तक रहता है, तो यहाँ पर जो है वो पूरी लाइट तेज नहीं जाती बल्कि डिफ्यूज्ड और रूपांतरित टाइप की लाइट यहाँ तक पहुँचती है। इसको हम डिस्फोटिक जोन कहते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ तो बहुत उत्पादक होता था क्योंकि प्रॉपर लाइट थी, लेकिन यहाँ थोड़ी डिफ्यूज टाइप की है, इसीलिए उत्पादक जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। और इसीलिए एनिमल्स की लाइफ रहने वाले एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। तीसरा है 200 मीटर से और नीचे अगर हम जाते हैं तो जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँच पाती है, ऐसे जोन को हम एफोटिक जोन कहते हैं। और ये जो जोन है यहाँ पर
नेचुरल है फिर क्या होगा, कोई भी उत्पादक नहीं होता है। तो इस तरह से लाइट के आधार पर भी समुद्र 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर वाला उससे 80 से 200 मीटर तक का, फिर 200 से उससे नीचे वाला जहाँ पर कोई लाइट नहीं आता है। तो ये तो हमारे मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स समुद्र के या मैराइन हैबिटेट के, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह पर से ही वहाँ के रहने वाले एनिमल्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और उनके अडेप्टेशंस भी डिफरेंट होते हैं।